एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार। और यहाँ हम बीएससी सेकंड सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हमारी 4th यूनिट चल रही है इंट्रोडक्टरी मेडिसिनल केमिस्ट्री। ठीक है, आज का टॉपिक आज का नहीं कल हमने स्टार्ट किया था ड्रग एक्शन रिसेप्टर थ्योरी, जिसमें हमने क्या किया था, रिसेप्टर के बारे में पढ़ा था कि रिसेप्टर क्या होते हैं। उसके बाद हमने रिसेप्टर की प्रॉपर्टीज़ देखी थी और उसके बाद हमने देखा था कि जो ड्रग है वो रिसेप्टर से जुड़ता है किन किन बॉन्ड्स के थ्रू, और उन बॉन्ड्स की बॉन्ड एनर्जी कितनी होती है, उनका एग्जाम्पल्स, ये सब हमने इतना देखा था। ठीक है, रिसेप्टर के बारे में हमने डिस्कस डिटेल में किया था, तो इसलिए हमारा कल वो हो नहीं पाया था टॉपिक। तो आज उसी के आगे का करना है हमें, यानी कि आपका टॉपिक वही चल रहा है, कौन सा, ड्रग एक्शन रिसेप्टर थ्योरी। ड्रग एक्शन रिसेप्टर थ्योरी। ठीक है, ड्रग एक्शन रिसेप्टर थ्योरी आपका टॉपिक यही चल रहा है। लेकिन कल क्योंकि हमने ज़्यादा डिटेल में रिसेप्टर को डिस्कस कर लिया था, जो कि ज़रूरी भी था, आपको पता होनी चाहिए वो चीज़ें, तो इसलिए हमारा कल वो रह गया था। तो आज हम इसमें आगे का पढ़ने वाले हैं। बेसिकली इसमें क्या है, आपका ड्रग एक्शन रिसेप्टर थ्योरी में आपकी कुछ थ्योरीज दी गई हैं, ठीक है, जो आपको पढ़नी है। टोटल आपकी 6 थ्योरीज हैं वैसे छोटी छोटी थ्योरीज हैं आपकी, ठीक है, ज़्यादा मतलब हार्ड नहीं है आपको लर्न करने के लिए। 6 थ्योरीज हैं, वो भी छोटी छोटी हैं। तो देख लेते हैं कौन सी थ्योरी है। तो नंबर 1 थ्योरी है आपकी, कौन सी है नंबर 1, नेचर ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन। नेचर ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन। ठीक है, नेचर ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो इसमें क्या होगा, नेचर ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन, तो पहले देख लेते हैं, एक बार लिख लेते हैं, फिर बाद में समझते हैं। ठीक है, नेचर ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन में। ठीक है, चलिए देखते हैं फर्स्ट थ्योरी क्या कहती है। फर्स्ट थ्योरी है आपकी ड्रग एक्शन रिसेप्टर थ्योरी में हम 6 थ्योरी पढ़ने वाले हैं, उसमें से फर्स्ट थ्योरी है आपकी नेचर ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन। नेचर ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन मतलब होता है जो ड्रग है उसका हमारी बॉडी में जो कोई भी डिजीज़ है उसके ऊपर किस तरह का वो औषधीय अपना प्रभाव दिखाती है। मतलब जो हमने मेडिसिन की तरह वो लिया है, जो मेडिसिन ली है उसमें ड्रग होगा, तो वो किस तरह का क्या करेगी, प्रभाव शो करेगी। ठीक है, किस पर, ध्यान से सुनिए कि जो ड्रग ये है नेचर ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन, इसका मतलब है कि कोई भी ड्रग है उसका हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट है, फार्माकोलॉजिकल यानी कि औषधीय रूप से उसका क्या प्रभाव है हमारी बॉडी के ऊपर। ये है इसकी, ये है थ्योरी आपकी। और इसके अंदर देखिए, तो ड्रग एक्शन इज आइदर ड्यू टू देयर फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़। वो बोल रहे हैं कि ड्रग का जो एक्शन है या तो होगा किसकी वजह से, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से, बॉडी के अंदर जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसकी वजह से होगा, एज इन केस ऑफ स्ट्रक्चरली नॉन स्पेसिफिक ड्रग्स। वो बोल रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि अगर हम स्ट्रक्चरली देखें तो ड्रग्स आपके 2 तरह के हो गए, नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक ड्रग्स। ठीक है, बात तो जो हमने कल डिस्कस की थी बात वही है कि स्पेसिफिक होंगे जो एक स्पेसिफिक ड्रग्स और नॉन स्पेसिफिक ड्रग्स हम पढ़ चुके हैं। स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर क्या होंगे, वो ड्रग्स होंगे एक पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। नॉन स्पेसिफिक वो होंगे जो एक पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए नहीं, बल्कि कभी हम बॉडी में अगर पेन है, पूरी बॉडी में पेन है, कहीं भी पेन है, जस्ट एक पेन किलर से ठीक हो जाना है, तो वो क्या है, नॉन स्पेसिफिक ड्रग्स, यानी कि उसका कोई स्पेसिफिक नहीं है, बॉडी में कहीं भी पेन है वो उसमें रिलीफ देगा, एक स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन स्पेसिफिक ड्रग्स वो होते हैं जिनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। तो नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक ड्रग्स तो यही थे जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर बोला गया कि जो ड्रग का एक्शन है, ड्रग का जो इफेक्ट है वो किसकी वजह से होता है, या तो वो होता है फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़, या तो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज जो बॉडी के अंदर हो रही है उसकी वजह से होता है। ड्रग की वो भी किसके केस में, नॉन स्पेसिफिक ड्रग के केस में तो वो किसकी वजह से होता है, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से देखते हैं। और अगर आपका स्पेसिफिक ड्रग है तो किसकी वजह से होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से। मतलब यहाँ से समझिए एक बार
ड्रग आपके दो तरह के हैं, स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक। तो अगर आपका जो नॉन स्पेसिफिक ड्रग है उसने एक्शन, उसका जो एक्शन होगा वो किसकी वजह से होता है, जो बॉडी के अंदर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी वजह से। और जो आपका स्पेसिफिक ड्रग है उसका ड्रग एक्शन किसकी वजह से होता है, उसकी केमिकल स्ट्रक्चर की वजह से। ये है इतनी सी बात। अब देखते हैं नेक्स्ट, द स्ट्रक्चरली स्पेसिफिक ड्रग्स एक्ट इन वेरी स्मॉल डोजेज एंड देयर एक्टिविटी अराइजेज from complexation with specific receptors localized in molecules of the organism। वो बोल रहे हैं कि जो स्ट्रक्चरली स्पेसिफिक ड्रग हैं जो अभी मैंने डिस्कस किया है वो क्या करते हैं, एक्ट इन वेरी स्मॉल डोजेज। जब कोई स्पेसिफिक ड्रग है एक स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए यूज़ किए जा रहे हैं तो वो तो हम स्मॉल अमाउंट में भी ले सकते हैं, उसकी स्मॉल डोज ही काफ़ी होगी। एंड देयर एक्टिविटी अराइजेज फ्रॉम कॉम्प्लेक्सेशन विद स्पेसिफिक रिसेप्टर। और उसकी जो एक्टिविटी है मतलब कहाँ पे होगी, जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म के जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, जहाँ पे आपका रिसेप्टर प्रेजेंट है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है जहाँ पे आपका रिसेप्टर प्रेजेंट है उस पे जाकर ही तो क्या होगा, ड्रग अटैच होगा, उससे जाके ही तो ड्रग मिलेगा। तो क्या है, जो स्ट्रक्चरली स्पेसिफिक ड्रग है उनकी बहुत ही स्मॉल डोज काफ़ी होगी, किसके लिए, एक्टिविटी के लिए। और एक्टिविटी कब होगी, जब वो जाके क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्सेशन यानी कि कॉम्प्लेक्स बनाएगा स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ। बॉडी के अंदर गया ड्रग, ऑर्गेनिज्म में जो मॉलिक्यूल है वहाँ रिसेप्टर प्रेजेंट है, ड्रग रिसेप्टर से क्या करेगा, कंबाइन करेगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा और कॉम्प्लेक्स बना के क्या करेगा, आपको एक्टिविटी प्रोड्यूस कर देगा, यानी कि अपना काम करना शुरू कर देगा। और ये सब किसके लिए हो रहा है, स्पेसिफिक ड्रग्स के लिए, तभी हमें स्मॉल अमाउंट चाहिए होगा। लेकिन नॉन स्पेसिफिक ड्रग्स के लिए क्या बोल रहे हो कि द स्ट्रक्चरली नॉन स्पेसिफिक ड्रग्स विच आर जनरल एनेस्थेटिक्स एंड सर्टेन हिप्नोटिक्स। वो बोल रहे हैं कि जो स्ट्रक्चरली देखें नॉन स्पेसिफिक ड्रग्स वो क्या है, जनरली क्या है, वो एनेस्थेटिक्स यानी कि जो बेहोश करने के लिए हम यूज़ करते हैं, एनेस्थेटिक्स एंड सर्टेन हिप्नोटिक्स, ठीक है। तो वो हैं ये, और इनकी हमें क्वांट ज़रूरत होती है लार्ज अमाउंट, लार्ज डोजेस, ठीक है, क्योंकि इनका एक स्पेसिफिक फंक्शन तो है नहीं। तो अब यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल, एक एलिफेटिक एल्कोहल, जो आपका एलिफेटिक एल्कोहल्स होता है वो एक्ट करता है बहुत ही लार्ज डोज में। जब उसकी लार्ज डोज लेंगे तभी वो एक्ट करेगा बाय फॉर्मिंग अ मोनोलेयर। और क्या बनाएगा, कब बनाएगा, ऑर्गेनिज्म में आपका, ऑर्गेनिज्म की जो सेल है, होल एरिया ऑफ सर्टेन सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म की जो सेल है उसका जो पूरा एरिया है उसके ऊपर पहले मोनोलेयर बनाएगा, तब अपना वो एक्शन शो करेगा। और इसके लिए आपको लार्ज क्वांटिटी में एलिफेटिक अल्कोहल की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये है एग्जांपल किसका, आपका स्ट्रक्चरली नॉन स्पेसिफिक का, ठीक है। नॉन स्पेसिफिक ड्रग्स की जो ज़रूरत है वो लार्ज अमाउंट में होती है बॉडी के अंदर, क्योंकि उनका एक स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है, जबकि स्पेसिफिक ड्रग्स के लिए स्मॉल अमाउंट ही काफ़ी होता है क्योंकि उनका एक स्पेसिफिक फंक्शन है। अब इनका पता कैसे चलेगा, तो स्पेसिफिक के लिए तो हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज से ड्रग ने एक्शन किया या नहीं, लेकिन नॉन स्पेसिफिक के लिए देखते हैं हम उसकी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज के थ्रू। तो ये थी आपकी नेचर ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन, जिसमें हमने नेचर देखकर बताया, ड्रग के नेचर देखकर हमने डिसाइड किया। ये थ्योरी हुई आपकी नंबर 1। एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम चलते हैं सेकेंड थ्योरी की तरफ। चलिए सबने नोट डाउन कर लिया होगा। सेकंड थ्योरी देखते हैं अपनी, ऑक्यूपेंसी थ्योरी। सेकंड थ्योरी है आपकी ऑक्यूपेंसी थ्योरी। चलिए पहले एक बार नोट डाउन कर लेते हैं, फिर देखते हैं इसमें क्या क्या है। चलिए सेकंड थ्योरी है, ये भी बहुत इजी है, ठीक है, देखने में थोड़ी सी बड़ी है लग रही है, लेकिन है बहुत इजी। इसका नाम है ऑक्यूपेंसी थ्योरी। ऑक्यूपेंसी मतलब होता है मतलब दखल अंदाजी करना या फिर किसी मतलब भाग का पोर्शन, ठीक है, मतलब किसी भाग या पोर्शन हो गया, ठीक है। तो वही बात है ऑक्यूपेंसी थ्योरी। ऑक्यूपाई मतलब ड्रग जितना ज़्यादा रिसेप्टर को ऑक्यूपाई करेगा उतना ही अच्छा उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन होगा। बस इतना सा इसका पूरा सा कंक्लूजन है 1 लाइन का। जितनी ज़्यादा ड्रग जितने ज़्यादा रिसेप्टर को क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा, या जितने ज़्यादा रिसेप्टर के साथ जुड़ेगा
उतना ही अच्छा क्या दिखाएगा, वो अपना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। ये बात है, यानी कि जितने ज़्यादा वो क्या करेगा, नंबर ऑफ रिसेप्टर ऑक्यूपाई करेगा ड्रग, उतना ही अच्छा उसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होगा। इसीलिए बात आई है ऑक्यूपाई करना, यानी कि बात हो रही है यहाँ पे ड्रग की, ड्रग ऑक्यूपाई करना, तो वहीं से वर्ड आया है कि ऑक्यूपाई। ठीक है, देखते हैं इस थ्योरी में क्या है। दिस थ्योरी वॉज डेवलप्ड बाय क्लार्क एंड गड्डुम, यानी कि ये जो थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई है, क्लार्क और गड्डुम के द्वारा। एंड दिस थ्योरी इज ऑल्सो कॉल्ड टेम्पलेट थ्योरी, और इस थ्योरी को टेम्पलेट थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, टेम्पलेट थ्योरी मतलब कुछ आकारिक थ्योरी भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो है आपका एक ड्रग जो है उससे रिसेप्टर को ऐसे एक्सेप्ट करके अपना आकार में थोड़ी सी चेंज करता है, तो दिस थ्योरी इज ऑल्सो कॉल्ड टेम्पलेट थ्योरी। अब क्या है, दिस थ्योरी स्टेट्स, अब ये थ्योरी कहती क्या है, तो ये थ्योरी वही कहती है जो भी मैंने आपको बताया, वन लाइन डेफिनेशन, वही ये थ्योरी भी कह रही है कि द इंटेंसिटी ऑफ सर्टेन फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, यानी कि जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट की इंटेंसिटी है, ठीक है, उसका जो एक्शन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, हैज़ बीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द intensity of certain pharmacological effect has been directly proportional to the numbers of receptor occupied by the drug, यानी कि जो इंटेंसिटी है किसकी, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट की जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ रिसेप्टर ऑक्यूपाइड बाय द ड्रग, यानी कि वही बात है, ड्रग जितने ज़्यादा, ड्रग के द्वारा जितने रिसेप्टर को ऑक्यूपाई किया गया है उसी के ऊपर डिपेंड होता है ड्रग का फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। ठीक है, यानी कि अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ रिसेप्टर ड्रग एक्सेप्ट करेगा उतना ही अच्छा वो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट भी दिखाएगा। ये कंक्लूजन है इस थ्योरी का। अब ये क्या है, अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपाई थ्योरी, अब क्या है, क्योंकि ड्रग ऑक्यूपाई करेगा रिसेप्टर को, यानी कि इंट्रैक्शन होगा दोनों के बीच में, इंट्रैक्शन हमने कल पढ़ा था, ड्रग रिसेप्टर का इंट्रैक्शन होता ही है, तो ड्रग रिसेप्टर जब इंट्रैक्ट करते हैं आपस में, उसके बाद बनाते हैं ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, और वो क्या होता है, जब ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है उसके बाद ही क्या करता है, वो अपनी प्रोडक्ट का एक्शन करता है, यानी कि प्रोड्यूस करता है, एक्शन करता है। ठीक है, तो ये थी आपकी थ्योरी। तो अब इसके अकॉर्डिंग बोल रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेंसी थ्योरी ड्रग रिसेप्टर इंट्रैक्शन कंप्लीट, जो आपकी इस थ्योरी के अकॉर्डिंग है आपका जो, तो ड्रग रिसेप्टर इंट्रैक्शन होगा इस थ्योरी में, ड्रग रिसेप्टर इंट्रैक्शन जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, किस नियम को को फॉलो करेगा, कॉम्प्ली करेगा। ठीक है, विद द लॉ ऑफ मास एक्शन के लॉ को फॉलो करेगा। कैसे करेगा, एक कोई रिसेप्टर है, ड्रग आके उस पर कंबाइन हुआ, क्या हुआ, K1 उसका रेट कांस्टेंट है, और क्या बना लिया उसने, क्या बनाया, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाया, और इस कॉम्प्लेक्स के बनने के बाद ही उसने क्या किया, अपना शो करा, एक्शन शो किया। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये क्या है, ये वापस से कॉम्प्लेक्स किस में टूट सकता है, रिसेप्टर और ड्रग अलग अलग भी हो सकता है इंट्रैक्शन, क्योंकि आपने कल पढ़ा था स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन नहीं होता है इनके बीच में, वीक इंट्रैक्शन होता है किसके बीच में, रिसेप्टर और ड्रग के, तो उनको अलग भी किया जा सकता है, सेपरेट किया जा सकता है। तो एक बार कॉम्प्लेक्स बन गया तो ऐसा नहीं है कि उन्हें सेपरेट नहीं किया जा सकता, अगर ऐसा होता तो हम इस एरो से नोट करते, क्योंकि अब रिवर्सिबल है, तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स वापस से रिसेप्टर और ड्रग में कन्वर्ट हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए, वेयर आर रिसेप्टर है, डी ड्रग मॉलिक्यूल है, आर डी क्या है, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है, और ई क्या है, उसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है, और K1 क्या है आपका, रेट कांस्टेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, रेट कांस्टेंट है किसका, एड्सॉर्प्शन का। क्या हो रहा है, रिसेप्टर एड्सॉर्ब, क्या हो रहा है, रिसेप्टर जो है आपका वो एड्सॉर्ब्ड हो रहा है किसकी सरफेस पे, ड्रग की, तो वो क्या है आपका, रेट कांस्टेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, एंड K2 क्या है आपका, रेट कांस्टेंट ऑफ डिसॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन यानी कि एड्सॉर्ब हो रहा है, और ये जब टूटेगा तो डिसॉर्प्शन होगा। ठीक है, अब ये है कि द ड्रग इफेक्ट गेट्स मोर इंटेंस एट द नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड रिसेप्टर्स इंक्रीज, हैंस वो बोल रहे हैं कि ड्रग का इफेक्ट अगर आपको देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग का इफेक्ट चाहिए, तो क्या होगा, उससे ज़्यादा से ज़्यादा रिसेप्टर ऑक्यूपाई करने चाहिए, ड्रग को ज़्यादा से ज़्यादा रिसेप्टर ऑक्यूपाई करने चाहिए। अगर हमें ड्रग का ज़्यादा एक्शन चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा रिसेप्टर को अटैच करना होगा। यानी कि आपका बात आती है कि मैक्सिमम एक्शन, जो मैक्सिमम एक्शन होगा, कौन से एक्शन की बात चल रही है यहाँ पे, फार्माकोलॉजिकल एक्शन की। ठीक है, मैक्सिमम एक्शन इज इक्वल्स टू द ऑक्यूपेशन ऑफ ऑल रिसेप्टर्स। ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, ऑक्यूपेशन ऑफ ऑल रिसेप्टर, जितने भी रिसेप्टर आपके ऑक्यूपाई हो रहे हैं उतना ही आपका मैक्सिमम क्या होगा, एक्शन होगा। ठीक है,
यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके रिसेप्टर हैं ऑक्यूपाई होने चाहिए ड्रग के थ्रू, और उतना ही अच्छा हमारा क्या होगा, एक्शन होगा। तो ये थी आपकी ऑक्यूपेंसी थ्योरी, है ना। दोनों थ्योरी इजी है, ध्यान रहेंगी, आपको इतनी टफ नहीं है, अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट चलते हैं थर्ड थ्योरी की तरफ। नेक्स्ट है आपकी थर्ड थ्योरी, चार्नियस थ्योरी। अब ये चार्नियस थ्योरी क्या बोलती है, तो दिस थ्योरी वॉज गिवन बाय रोशे स्लेवा। जो ये थ्योरी है वो रोशे और स्लेवा ने दिया है। उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि वाई अ ड्रग इज़ नॉट एबल टू रिमूव एन एंटागोनिस्ट फ्रॉम द एक्टिव साइट ऑफ द रिसेप्टर। कल आपने देखा था कि जो रिसेप्टर होते हैं वो हमने देखा था कि जो ड्रग होते हैं वो कितने तरह के हो सकते हैं, अगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट देखा था। एगोनिस्ट होते हैं जो क्या होते हैं, रिसेप्टर की एक्टिव साइट से बाइंड होते हैं और क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, अपना एक्शन को प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन एंटागोनिस्ट इससे रिवर्स था, जुड़ते तो हैं वो उनसे, इंट्रैक्शन तो करते हैं और क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स भी बना लेते हैं, लेकिन क्या होता है वो ब्लॉक कर देते हैं उन्हें, आगे वो क्या करते हैं, एक्शन कोई प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, मतलब वो क्या करते हैं, उनको ब्लॉक कर देते हैं, किसको, ड्रग को, सॉरी रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं, ताकि कोई जो आपका एक्शन है वो प्रोड्यूस ना हो सके। तो एक तरह से ब्लॉकिंग एजेंट्स हो गए, क्योंकि आगे कोई रिएक्शन ही नहीं हो रही है तो ब्लॉक कर रहे हैं, तो ब्लॉकिंग एजेंट्स हो गए। तो ये थ्योरी दी गई है रोशे और स्लेवा, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि वाई अ ड्रग इज़ नॉट एबल टू रिमूव एन एंटागोनिस्ट फ्रॉम द एक्टिव साइट्स ऑफ द रिसेप्टर, कि क्यों जो एंटागोनिस्ट है वो एबल नहीं है रिमूव कर पाने में, किसे, एंटागोनिस्ट को, टू द एक्टिव साइट ऑफ द रिसेप्टर। वो बोलते हैं कि वाई, क्यों एक ड्रग क्या है, एबल नहीं है एंटागोनिस्ट को रिसेप्टर की एक्टिव साइट से हटाने के लिए। सपोज करिए आपका ये रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर है और इस पर आपका आके जुड़ गया है क्या, एंटागोनिस्ट ने ब्लॉक कर दिया है, ठीक है, ब्लॉक कर दिया है, आगे प्रोड्यूस नहीं होगा। तो क्यों कोई भी ड्रग, सपोज करिए एंटागोनिस्ट मान लीजिए, ठीक है, ड्रग है, ये क्या होगा, इसको क्यों एबल नहीं होता इसको हटाने के लिए। ये इसने एक्सप्लेन किया है कि जो रिसेप्टर की एक्टिव साइट है उस पर जो आके जुड़ चुका है एंटागोनिस्ट, जिसने अब इसको रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया है, उसे हटाने में ड्रग क्यों एबल नहीं है, क्यों। तो देखिए, दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन एरिन्स एंड स्टेफेंसन्स हाइपोथेसिस। ये जो थ्योरी है वो किस पर बेस्ड है, आपको ये भी ध्यान रखना है। जैसे आपकी इससे पहले थ्योरी थी ऑक्यूपेंसी थ्योरी, उसको क्या बोला था हमने, एक और नेम था उसका टेम्पलेट थ्योरी। सेम वैसे ही ये थ्योरी किस पर बेस्ड है, ये भी ध्यान रखना है, एरिन्स और स्टेफेंसन्स हाइपोथेसिस पे बेस्ड है, जो क्या बताती है हमें, बायोलॉजिकल रिसेप्टर हैज़ 2 टाइप्स ऑफ साइट्स। इन्होंने जो एरिन्स और स्टेफेंसन्स ने जो हाइपोथेसिस दिए हैं अपने, उन्होंने उसमें ये बताया है कि कोई भी जो फार्माकोलॉजिकल जो है आपका रिसेप्टर है उसकी 2 साइट्स होती हैं। कौन कौन सी, एक होती है स्पेसिफिक साइट्स या क्रिटिकल साइट्स, एक होती है नॉन स्पेसिफिक या नॉन क्रिटिकल साइट्स। तो स्पेसिफिक और क्रिटिकल साइट्स क्या होती हैं, ये वो साइट्स होती हैं रिसेप्टर की, वो साइट जो क्या करती है, इंटरेक्ट करती हैं किससे, फार्माकोफोर ग्रुप से, ड्रग के फार्माकोफोर ग्रुप से अटैच करती होती हैं। ठीक है, एक्टिव साइट्स ड्रग की 2 साइट्स होंगी, एक होगी स्पेसिफिक या क्रिटिकल साइट्स, एक होगी नॉन स्पेसिफिक या नॉन क्रिटिकल। तो स्पेसिफिक साइट्स है तो वो रिसेप्टर की वो साइट है जो क्या करती है, इंटरेक्ट करती है किससे इंटरेक्ट करती है, फार्माकोफोर ग्रुप ऑफ द ड्रग, यानी कि ड्रग के फार्माकोफोर ग्रुप से। फार्माकोफोर ग्रुप क्या होता है, सभी ड्रग में एक ऐसा एटम्स का ग्रुप प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से क्या होता है, ड्रग की में एक्टिविटी होती है, फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, उसे हम बोलते हैं फार्माकोफोर ग्रुप। तो जो आपके स्पेशल या क्रिटिकल साइट्स है रिसेप्टर की, वो इंटरेक्ट होती है फार्माकोफोर ग्रुप से ड्रग के, जिसे हमने एगोनिस्ट नाम दिया है। ठीक है, क्योंकि ये तो ड्रग का काम क्या होता है, ठीक है, अपना एक्टिविटी शो दिखाना, करना, बायोलॉजिकल एक्टिविटी, तो एगोनिस्ट भी तो यही करता है, तो हमने इसको ड्रग बोला हुआ है, और वैसे भी एगोनिस्ट ड्रग ही है, हमने कल देखा हुआ है। तो नॉन स्पेसिफिक और नॉन क्रिटिकल साइट क्या होती है, तो वो साइड होती है रिसेप्टर की, वो साइड जो क्या करती है, कॉम्प्लेक्स बनाती है किससे, नॉन पोलर एगोनिस्ट से, जो नॉन पोलर ग्रुप ऑफ एगोनिस्ट के साथ क्या बनाती है, कॉम्प्लेक्स बनाती हैं। जो आपकी क्या है स्पेसिफिक साइट है वो तो क्या करेगी, एगोनिस्ट के यानी या ड्रग के फार्माकोफोर ग्रुप से इंटरेक्ट करती है, जबकि जो नॉन स्पेसिफिक साइट है रिसेप्टर की वो किससे इंटरेक्ट करती है, वो इंटरेक्ट करती है एंटागोनिस्ट से, यानी कि ब्लॉकिंग एजेंट से, और क्या बनाएगी, कॉम्प्लेक्स बनाएगी। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होगा,
both agonist and antagonist get attached to the specific site of tissue। अब जो ये है एगोनिस्ट भी और एंटागोनिस्ट भी दोनों क्या किससे अटैच होंगे, टिश्यू की स्पेसिफिक साइट से अटैच होंगे। और किसके थ्रू अटैच होंगे, रिवर्सिबल बॉन्ड के थ्रू अटैच होंगे, ठीक है। अब एंटागोनिस्ट बाइंड हो रहा है किससे, रिसेप्टर से, थ्रू हाइड्रोफोबिक। एंटागोनिस्ट जो है वो बाइंड हो रहा है रिसेप्टर से किसके थ्रू, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स या वैन डर वाल्स फोर्स के थ्रू। और ये क्या होता है, इट्स चार्ज ट्रांसफर अकर्स टू द नॉन स्पेसिफिक साइड। और इसका जो चार्ज का ट्रांसफर है वो किधर होगा, नॉन स्पेसिफिक साइड की तरफ, ठीक है। अब क्या है, एगोनिस्ट जो है वो स्ट्रांगली बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा, स्ट्रांगली फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स है एट द नॉन स्पेसिफिक साइट ऑफ द रिसेप्टर। वो क्या है, एगोनिस्ट स्ट्रांगली क्या कर रहा है, स्ट्रांगली फॉर्म कर रहा है अपना, स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है एक तो रिसेप्टर से, वो दूसरा क्या कर रहा है, कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं एट द नॉन स्पेसिफिक साइट ऑफ द रिसेप्टर, रिसेप्टर की नॉन स्पेसिफिक साइट की तरफ, ठीक है। अब बात यह है कि ये थ्योरी क्या कह रही है, ये थ्योरी यही बोल रही है कि एंटागोनिस्ट को ये हटा तो पाएंगे नहीं, ठीक है, एगोनिस्ट तो वो क्यों नहीं हटा पाएगा, क्योंकि और जबकि बॉन्ड भी कैसा बना रहा है, एगोनिस्ट वीक बॉन्ड बना रहा है, और एंटागोनिस्ट कैसा स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है उससे और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर रहा है, कॉम्प्लेक्स ये भी फॉर्मेशन कर रहा है, लेकिन इसका चार्ज ट्रांसफर नॉन स्पेसिफिक साइड पे, और इसका जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है वो भी किधर की साइड है, नॉन स्पेसिफिक साइड की तरफ। इवन एक्सेस ऑफ एगोनिस्ट, अब हम ज़्यादा से ज़्यादा एगोनिस्ट ले लें, मान लो एक ड्रग से नहीं हटाइए एंटागोनिस्ट, एक एगोनिस्ट मॉलिक्यूल से नहीं हट रहा है, तो हम और भी ले लें, ज़्यादा से ज़्यादा ले लें, तब भी ये क्या होगा, नहीं हटा पाएंगे। तो वही बात हमने लिखी है, इवन एक्सेस ऑफ एगोनिस्ट विल नॉट बी एबल टू रिमूव इट फ्रॉम देयर। यानी कि अगर हम ज़्यादा से एगोनिस्ट भी ले लें तब भी ये एगोनिस्ट को रिसेप्टर की एक्टिव साइट से रिमूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है, नहीं कर पाएंगे। एज द एक्सेस ऑफ एगोनिस्ट इज रिमूव्ड, और जैसे हमने क्या किया, पहले हम क्या लाए, एगोनिस्ट लाए और क्या किया, हमने इसको हटाने की कोशिश की लेकिन ये नहीं हटा, ठीक है। कितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस ले लो नहीं हटेगा, लेकिन जब हम अपनी एक्सेस को वापस ले लेते हैं कि ये हट तो रहा ही नहीं है, तो हम क्यों लगाएं फिर इस पर फोर्स, क्यों अपने एगोनिस्ट को बेचारे को कष्ट दें। तो हमने जैसे ही एगोनिस्ट को हटाया, ये क्या करेगा, वैसे ही रिमूव्ड हो जाएगा। एज द एक्सेस ऑफ एगोनिस्ट इज रिमूव्ड, ब्लॉकेड कॉज्ड बाय द एंटागोनिस्ट रिटर्न्स टू द ओरिजिनल लेवल। वैसे ही क्या करेगा, ये हट जाएगा खुद से। मतलब इसको पता नहीं क्या मज़ा आ रहा है एंटागोनिस्ट को एगोनिस्ट को परेशान करने में। बात इतनी सी है कि कोई रिसेप्टर है, उसकी एक्टिव साइट पे क्या किया उसने, एंटागोनिस्ट आके जुड़ गया। अब एंटागोनिस्ट जुड़ा है तो क्या करेगा, एक्शन तो प्रोड्यूस होने नहीं देगा, यानी कि ब्लॉक कर देगा। किसको ब्लॉक कर देगा, रिसेप्टर को, ताकि वो क्या करे, एक्शन ही शो ना करे। लेकिन अब क्या है, अब हमने ये पढ़ा कि रिसेप्टर की दो साइड होती हैं, नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक, यानी कि वो एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट दोनों से जुड़ सकता है। अब क्या है कि जो एगोनिस्ट इससे अटैच हो गया, इसने ब्लॉक कर दिया, तो अब क्या करेंगी, जो एगोनिस्ट आए हैं इसको एंटागोनिस्ट को हटाने की कोशिश करेंगे। हम पहले एक एगोनिस्ट आए, नहीं हटा, हमने बहुत सारे एगोनिस्ट भी लगा लिए लेकिन ये तब भी नहीं हट रहा है। फिर हमने क्या किया, हम थक के हम अपने एगोनिस्ट को वापस ले लेते हैं कि भाई रहने दो, ऑपरेशन करने के लिए। लेकिन ये जैसे ही एगोनिस्ट हटे यहाँ से, वैसे ये क्या करेगा, खुद अलग हो जाएगा, खुद अलग हो गया अपने आप, बिना किसी फोर्स के। एंटागोनिस्ट रिसेप्टर से खुद अलग हो गया, ठीक है, और अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ गया। बाय द एंटागोनिस्ट रिटर्न्स टू इट ओरिजिनल लेवल। वो क्या होता है, अपनी पुरानी जो पोजीशन थी उसकी लेवल था उसमें वापस हो जाता है। दैट इज एज बिफोर द एडिशन ऑफ द एगोनिस्ट, जो कि पहले थी एगोनिस्ट के एडिशन से पहले, ठीक है। तो अब क्या हो गया यहाँ पे, इसका मतलब ये क्या है, इसको बस एगोनिस्ट को नहीं जुड़ने देना था, बाकी रहा खुद भी नहीं, बाद में खुद भी रिमूव हो गया। बस इसको एगोनिस्ट से बहस हो रही थी, मतलब उससे ही ये क्या कर रहा था, पूरा कंपटीशन कर रहा था। तो ये थ्योरी का जो स्टेट है, थर्मोडायनेमिक अप्रोच क्या कहती है इस थ्योरी की, वो यही कहती है कि देयर कम्स अकर्स अ कंपटीशन बिटवीन दैम का मतलब है एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट की बात हो रही है। एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट के बीच में एक कंपटीशन होगा, ठीक है। तो ये बात थी आपकी चार्नियर थ्योरी ने दी थी,
ठीक है, कि दोनों के बीच में कंपटीशन होगा एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट के बीच में। एगोनिस्ट जो है आके जुड़ जाएगा रिसेप्टर से, ब्लॉक कर देगा, लेकिन एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट उन्हें हटाने की कोशिश करेगा, लेकिन वो नहीं हट पाएगा और बाद में खुद ही हट जाएगा और अपनी पुरानी पोजीशन में आ जाएगा। ना उसे जुड़ने दिया और रहा खुद भी नहीं, बाद में खुद भी हट गया। तो इतनी सी बात है, ठीक है, यानी कि दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन होगा। एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट थ्योरी देखते हैं अपनी। चलिए नेक्स्ट थ्योरी है हमारी रेट थ्योरी। तो जैसा कि रेट वर्ड नाम में ही आ रहा है रेट, तो इससे पता चलता है कि रेट कुछ रेट से रिलेटेड होगा। और अभी आपने पीछे देखा भी था, लॉ ऑफ मास एक्शन के थ्रू हमने रेट देखा था, ठीक है, डिसोसिएशन रेट और एसोसिएशन रेट देखा था, जहाँ पे K1 हमारा क्या था, एसोसिएशन रेट, और K2 क्या था, डिसोसिएशन रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो अब हम वही देखने वाले हैं। तो रेट थ्योरी क्या कहती है, रेट थ्योरी बेस्ड किस पर है, ये ये कहती है कि जो ड्रग है इज एफिशिएंट ओनली व्हेन इट अट्रैक्ट्स रिसेप्टर। ये थ्योरी बोलती है कि जो ड्रग है वो एफिशिएंट कब होगा, सिर्फ ड्रग एफिशिएंट तभी होगा जब वो क्या करता है, रिसेप्टर से अट्रैक्ट होता है। व्हेन इट अट्रैक्ट्स रिसेप्टर, जब ये रिसेप्टर को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ड्रग अगर रिसेप्टर से अट्रैक्ट ना करे तो इसका कोई एफिशिएंस नहीं है। तो ये थ्योरी, रेट थ्योरी, ये किस पर बेस्ड है, उस फैक्ट पर बेस्ड है। किस पर, और फैक्ट क्या है वो ये फैक्ट है कि जो ड्रग है वो सिर्फ तभी एफिशिएंट होगा जब क्या होगा, ये रिसेप्टर से जुड़ा होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पैटर्न। अब अकॉर्डिंग टू पैटर्न क्या कहते हैं कि एक्टिवेशन ऑफ रिसेप्टर, रिसेप्टर का जो एक्टिवेशन है यानी कि वर्क करने की एफिशिएंसी है वो किस पर डिपेंड करती है, टोटल नंबर ऑफ एनकाउंटर्स ऑफ ड्रग इन यूनिट पर यूनिट टाइम, यानी कि पर यूनिट टाइम में जितने भी ड्रग रिसेप्टर से इंटरेक्ट करेंगे उस बात पर ही डिपेंड करेगा रिसेप्टर का एक्टिवेशन। रिसेप्टर के एक्टिवेशन जो है किस बात पर डिपेंड करेगा कि पर यूनिट टाइम में जितनी भी ड्रग रिसेप्टर से इंटरेक्ट हो रहे हैं उस बात पर ही डिपेंड करेगी रिसेप्टर की एक्टिविटी यानी कि एक्टिवेशन। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ ड्रग की जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है वो किस बात पर डिपेंड करती है, रेट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन पर। यानी कि वही बात आ गई, रेट थ्योरी का नाम में ही रेट आ रहा है तो रेट पर जरूर डिपेंड कर रही होगी कुछ ना कुछ चीज़। तो वो डिपेंड कौन सी चीज़ कर रही है, ड्रग की फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी डिपेंड कर रही है किस पर, रेट ऑफ एसोसिएशन और रेट ऑफ डिसोसिएशन पर। अभी हमने रेट ऑफ एसोसिएशन निकाला था एंड डिसोसिएशन अभी हमने देखा था। जो आपका रिसेप्टर था ड्रग से जुड़ रहा था, एसोसिएट हो रहा था, एसोसिएशन रेट कांस्टेंट K1 था, उसके बाद उसने क्या बनाया, RD बनाया था, कौन सा, रिसेप्टर ड्रग कॉम्प्लेक्स बनाया था। उसके बाद क्या हुआ था, उसने कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद क्या किया, उसने अपनी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी शो की। लेकिन ये क्या होगा, वापस भी आ सकता है, ये क्या डिसोसिएट हो सकता है, तो डिसोसिएशन रेट कांस्टेंट था आपका K2 ये था, ये हमने अभी पढ़ा है। तो वही बात बोली है कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, जो ड्रग है आपकी उसकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी जो है बॉडी के अंदर वो कितनी कैसे काम कर सकता है, ठीक है, मतलब औषधीय जो उसके गुण हैं ड्रग के वो किस पर डिपेंड करेंगे, अपॉन द रेट ऑफ एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन ड्रग विद रिसेप्टर। किस पर डिपेंड करेंगे, रेट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन ड्रग विद रिसेप्टर। जब ड्रग रिसेप्टर से इंटरेक्ट कर रहा होगा तब रेट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन पे ही डिपेंड करेगा आपका क्या, फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ ड्रग की। अब ईच एसोसिएशन एक्ट्स एज अ स्टिमुलस फॉर द बायोलॉजिकल इंटरेक्शन ऑफ ड्रग इन बॉडी। वो बोल रहे हैं कि जब भी एसोसिएशन होगा, जब भी ड्रग और रिसेप्टर का एसोसिएशन होगा, यानी कि एसोसिएशन होने के बाद तो आपका मॉलिक्यूल ही बनेगा, और मॉलिक्यूल बनेगा तो आपका क्या, मॉलिक्यूल बोल रही हूँ, रिसेप्टर और ड्रग क्या होंगे, इंटरेक्ट करेंगे, इंटरेक्शन के बाद एसोसिएशन करेंगे होगा, और एसोसिएशन के बाद बनाएंगे आपका ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो कि आपकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी या फिर फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी शो करता है। तो यानी कि एसोसिएशन, जब भी एसोसिएशन होगा तो क्या होगा, उसके थ्रू आपकी बायोलॉजिकल इंटरेक्शन, ड्रग की बॉडी के अंदर जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो बढ़ेगी, यानी कि बॉडी के अंदर जो बायोलॉजिकल इंटरेक्शन है ड्रग का वो इंक्रीज होगा। तो यही बोल रहा है वो। अब नेक्स्ट देखते हैं, इन केस ऑफ एगोनिस्ट। एगोनिस्ट के केस में क्या होगा, आपको पता है एगोनिस्ट क्या होता है,
एगोनिस्ट क्या होता है, जो रिसेप्टर से जुड़ती है। एगोनिस्ट वो ड्रग है जो रिसेप्टर की एक्टिव साइट से जुड़कर क्या बनाते हैं, रिसेप्टर ड्रग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और क्या करते हैं, जब कॉम्प्लेक्स बना लेंगे तो क्या करेंगे, और अच्छे से काम करेंगे, ठीक है, यानी कि प्रोड्यूस करते हैं अपनी हाई एफिशिएंसी को, हाई एक्टिविटी को। तो वही बात है, जब क्या होगा, एगोनिस्ट जुड़ेगा, यानी कि एगोनिस्ट के केस में जो रेट ऑफ एसोसिएशन है और डिसोसिएशन दोनों ही फास्ट होंगे, ठीक है। एसोसिएट भी जल्दी करेंगे ये दोनों, और जब कॉम्प्लेक्स बना लेंगे तो कॉम्प्लेक्स टूट भी जल्दी जाएगा, ठीक है। एंड प्रोड्यूसेस मैनी इम्पल्सेस, और क्या करेंगे, बहुत सारे इम्पल्सेस प्रोड्यूस करेंगे यूनिट टाइम में, यानी कि बहुत सारे आवेग जो है उत्पन्न करेंगे यूनिट टाइम में। अब है एगोनिस्ट के केस में, अब एगोनिस्ट क्या करेंगे, एगोनिस्ट जुड़ तो जाता है रिसेप्टर से, यानी कि एसोसिएट तो होगा, द रेट ऑफ एसोसिएशन इज फास्ट एगोनिस्ट का, लेकिन जुड़ने के बाद क्या होता है, वो क्या होता है उसका डिसोशिएट, वो क्या होता है, अभी हमने देखा था जैसे एंटागोनिस्ट रिसेप्टर से जुड़ रहा था और हमने क्या किया था, उसे अलग करने की कोशिश कर रहे थे तो नहीं हो पा रहा था वो, हम जो अपना एगोनिस्ट भी ला रहे थे, बहुत सारे नंबर ऑफ एगोनिस्ट लाए, लेकिन वो नहीं अलग हुआ, डिसोसिएशन क्या हुआ उसका, बहुत स्लो। तो वही बात है, एंटागोनिस्ट क्या होगा, जुड़ तो जल्दी जाएगा रिसेप्टर से, यानी कि रेट ऑफ एसोसिएशन तो उसका फास्ट होगा, लेकिन डिसोसिएशन स्लो होगा, ठीक है, उसे हटाना मुश्किल होगा। तो एक्सपेरिमेंटली भी ये देखा जा चुका है कि जो एंटागोनिस्ट है वो क्या होता है, गिव राइज टू अ शॉर्ट स्टिमुलेटिंग इफेक्ट बिफोर कॉजिंग ब्लॉकेट। जो एंटागोनिस्ट है वो क्या करेंगे, अब छोटा सा क्या दिखाएंगे, स्टिमुलेटिंग इफेक्ट दिखाएंगे बिफोर कॉजिंग ब्लॉकेट, ठीक है। अब देखते हैं, तो एक्सपेरिमेंटली देखने के बाद आपका जो कंक्लूजन आया, कंक्लूजन वो है कि जो एगोनिस्ट हैं वो हाई डिसोसिएशन रेट रखते हैं, जबकि पार्शियल एगोनिस्ट जो आपने पढ़ा था वो क्या रखेंगे, इंटरमीडिएट डिसोसिएशन रेट रखेंगे, जबकि एंटागोनिस्ट बहुत ज़्यादा लो डिसोसिएशन रेट रखेंगे। और क्यों रखेंगे, बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्गर एडहेरेंस टू द रिसेप्टर, रिसेप्टर के साथ स्ट्रॉन्गर एडहेरेंस की वजह से, ठीक है। ये आपकी जो रेट कांस्टेंट की हमने इक्वेशन बना रखी है, रेट इक्वेशन बना रखी है हमने, ठीक है, समझाने के लिए आपको। अब देखिए इसमें कुछ गलतियां भी हैं, क्या गलतियां हैं आप खुद एनालाइज करो। देखो इसमें मिस्टेक, जो इसका एक्सेप्शन नहीं, इसकी जो फेलर बोल सकते हो, रेट थ्योरी या फिर चार्नियर्स थ्योरी की जो फेल होने के कारण है, मतलब ये फेल हुई क्या, किस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए फेल हुई। तो देखो जब आपका एगोनिस्ट जुड़ता है किससे, रिसेप्टर से, रिसेप्टर से जब एगोनिस्ट जुड़ेगा, जुड़ने के मतलब इंट्रैक्शन होगा, इंट्रैक्शन के बाद आपका बनाएगा क्या बनाएगा आपका ड्रग रिसेप्टर या ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, यानी कि एगोनिस्ट जब रिसेप्टर से मिलेगा तो आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा, यानी कि जब वो रिसेप्टर से मिल रहा है, यानी कि एसोसिएशन तो ज़्यादा है, चलो ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो गया, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होने के बाद जितनी जल्दी वो जुड़ रहे थे, दो लोगों का जुड़ना बहुत आसान होता है, एसोसिएशन आसानी से हो सकता है, लेकिन टूटना बहुत मुश्किल से होता है। और यहाँ पर बोला हुआ है कि डिसोसिएशन भी फास्ट होगा, जो कि ये फेल रही थ्योरी एक्सप्लेन करने में कि ये डिसोसिएशन फास्ट क्यों होगा, ये तो उसने रीज़न दिया ही नहीं। जबकि मॉलिक्यूल दो आपके जो क्या है रिएक्टेंट हैं वो जुड़ के कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, इजीली हो सकता है एसोसिएशन, मगर डिसोसिएशन इतनी आसानी से नहीं हो सकता, उसके लिए एक्सटर्नल फैक्टर्स की ज़रूरत होती है। आपने पढ़ा होगा केमिकल काइनेटिक्स में भी कि एसोसिएशन इजीली हो जाता है बट डिसोसिएशन इजीली नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि एगोनिस्ट का रेट ऑफ एसोसिएशन एज वेल एज डिसोसिएशन इज फास्टर, जबकि डिसोसिएशन फास्टर नहीं होना चाहिए था एगोनिस्ट का। तो रेट थ्योरी ये एक्सप्लेन करने में फेल हो गई कि डिसोसिएशन फास्टर क्यों है, ये इसने बताया ही नहीं। दूसरा, इसने ये भी नहीं एक्सप्लेन किया कि जो आपका एगोनिस्ट है या एंटागोनिस्ट है, ड्रग इन दोनों की तरह बिहेव क्यों करता है इसमें, ठीक है। तो अभी लिख लीजिए, आपकी चार्नियर्स और रेट थ्योरी थोड़ी सी कहीं कहीं फेल हुई है। तो अब हम नेक्स्ट थ्योरी की तरफ चलेंगे, फिफ्थ थ्योरी, पहले नोट डाउन कर लीजिए एक बार। फिफ्थ आपकी है थ्योरी इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। इंड्यूस्ड फिट थ्योरी आपको याद होगा, तो हमने इंड्यूस्ड फिट जो आपकी हाइपोथेसिस है वो एंजाइम में भी पढ़ी थी, ठीक है। तो इसमें भी वही है, जो आपका रिसेप्टर है ड्रग में क्या होगा, जो आपका ड्रग है वो रिसेप्टर में इंड्यूस्ड हो जाएगा, फिट हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए ड्रग की कोई भी स्ट्रक्चर है, आप अभी स्ट्रक्चर पे मत जाइए, बस ये याद रखिए ड्रग की कुछ भी मान लीजिए, ये मान लीजिए आपका ये रिसेप्टर है, ठीक है, ये रिसेप्टर है, ड्रग ये रहा,
तो ड्रग क्या करेगा, इसकी एक्टिव साइट पे क्या हो जाएगा, इंटरेक्ट होकर बाइंड हो जाएगा, ठीक है, बाइंड हो जाएगा और तब वो क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा, उसके बाद वो क्या करेगा, अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी शो करेगा, ठीक है। लेकिन अगर इसकी कुछ इसकी शेप अगर ऐसी भी हुई तो इन्होंने बोला है कि जो ड्रग है अपनी जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस कर सकता है, अपनी जो कन्फर्मेशनल है उसमें चेंज कर सकता है और रिसेप्टर में फिट हो सकता है, ठीक है। यानी कि इसका मतलब है कि जो आपका क्या है, रिसेप्टर एंड जो आपका ड्रग है वो क्या करेगा, लोक एंड की तरह यूज करेंगे। रिसेप्टर क्या हो गया, लोक, एंड की क्या हो गया आपका, ड्रग, इसको फॉलो करेंगे, ठीक है, इस मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे, लोक एंड की मैकेनिज्म को। कौन करेगा, रिसेप्टर एंड ड्रग, रिसेप्टर एज अ लोक एंड ड्रग एज अ की, ये फॉलो करेंगे लोक एंड की मैकेनिज्म को। क्या होगा, ड्रग क्या होगा, अपनी कन्फर्मेशन में, अपनी स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज करके, अपनी वेरिएशन करके रिसेप्टर में एडजस्ट हो जाएगा और क्या बनाएगा, फॉर्मेशन करेगा कॉम्प्लेक्स का, जिसकी वजह से क्या होगा, उसकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी शो होगी बॉडी के अंदर हमारी, ठीक है। तो देखते हैं अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग टू इंड्यूस्ड फिट थ्योरी द बायोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय ड्रग, यानी कि ड्रग के द्वारा जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी शो होती है हमारी बॉडी के अंदर, वो क्या होती है, इज ड्यू टू, किसकी वजह से होती है, एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स और नॉन कैटालिटिक प्रोटीन्स। ये वो बोल रहे हैं कि प्रोटीन और एंजाइम की अगर थ्रो चेंज इन टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम एंड प्रोटीन, वो बोल रहे हैं कि अगर एंजाइम और प्रोटीन की टर्सरी स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज कर दे, थोड़ा सा वेरिएशन कर दे, तो क्या होगा, वो दोनों क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे या डीएक्टिवेट हो जाएंगे, एक्टिवेशन होगा उनका या डीएक्टिवेशन होगा। अगर उनकी टर्सरी स्ट्रक्चर में, एंजाइम और प्रोटीन्स की टर्सरी स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज कर दें, वेरिएशन कर दें, तो वो क्या होगा, एक्टिवेशन या डीएक्टिवेशन शो करेंगे और जिसकी वजह से ही क्या होगा, ड्रग क्या करेगा, अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी शो करेगा बॉडी के अंदर, ठीक है। अब क्या है, कन्फर्मेशनल चेंजेस अकरिंग प्रोटीन्स, कन्फर्मेशनल प्रोटीन में हो सकता है, आपने देखा था प्रोटीन में कन्फर्मेशनल चेंज कराया था ना हमने, क्वाटनरी जो थी टर्सरी में कन्वर्ट हो गई थी, टर्सरी सेकेंडरी में, और प्राइमरी आपकी स्ट्रक्चर नहीं चेंज होती है, वो एज इट इज रहती है, प्रोटीन में हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो कन्फर्मेशनल चेंजेस अकरिंग प्रोटीन में होते हैं, हमने देखा हुआ है, वैसे भी प्रैक्टिकली पढ़ा हुआ है हमने, एज वेल एज कैन अकर इन ड्रग्स। तो वो बोल रहे हैं कि जैसे प्रोटीन में हो सकते हैं कन्फर्मेशनल चेंज, वैसे ही ड्रग में भी हो सकते हैं। और क्यों हो सकते हैं, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर रखता है। ड्रग क्या है, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर रखता है। अभी हमने बताया कि थोड़ी सी फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होती है ताकि वो अपने आप को एडजस्ट कर सके रिसेप्टर की एक्टिव साइट पर, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर शो करे है उसकी, इस वजह से क्या करेगा, उसकी कन्फर्मेशन में भी चेंजेस आएंगे एज द ड्रग अप्रोच टू द रिसेप्टर साइट, ताकि ड्रग क्या हो, रिसेप्टर की साइट तक पहुँच सके। क्या होगा, जैसे प्रोटीन की कन्फर्मेशन में चेंजेस हो सकते हैं, वैसे ड्रग की कन्फर्मेशनल में भी चेंज हो सकते हैं, क्योंकि उसकी जो है फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है, तो वो अपनी कन्फर्मेशनल में चेंज कर लेगा ताकि वो क्या करे, ड्रग की रिसेप्टर की एक्टिव साइट तक पहुंच सके, ठीक है। नेक्स्ट आपका है 10 ड्रग रिसेप्टर इंट्रैक्शन। इसका मतलब अब वो पहुंच तो गया है, चलो ठीक है, कन्फर्मेशन में चेंज करके, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है क्योंकि उसकी, तो कन्फर्मेशन में चेंज हो गया और रिसेप्टर तक पहुंच गया, उसकी एक्टिव साइट पे जाके बाइंड हो गया। लेकिन हाँ, तो 10 ड्रग रिसेप्टर इंट्रैक्शन जो है वो क्या है, आर डायनेमिक है और रिवर्सिबल है। तो जो अब वो जुड़ गया है, तो उसकी जो रिसेप्टर का इंट्रैक्शन है, ड्रग रिसेप्टर का इंट्रैक्शन है, वो एक तो डायनेमिक है, दूसरा वो रिवर्सिबल है, और क्या है, कॉजेज बायोलॉजिकल इफेक्ट, और इस क्या करता है, अपना बायोलॉजिकल इफेक्ट दिखाता है। जुड़ने के बाद तो बायोलॉजिकल इफेक्ट दिखाएगा ही, ड्रग रिसेप्टर से जुड़ जाएगा तो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज दिखाएगा ही दिखाएगा, ठीक है। तो ये इतनी सी थी आपकी इंड्यूस फिट थ्योरी, है ना, इजी इंड्यूस फिट थ्योरी। चलिए एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट थ्योरी देखते हैं, अपनी लास्ट थ्योरी, 6th थ्योरी अपनी, ठीक है। चलिए अपनी 6th और लास्ट थ्योरी देखते हैं, मैक्रोमोलिकुलर परटर्बेशन थ्योरी। अब ये मैक्रोमोलिकुलर परटर्बेशन थ्योरी कहते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स यानी कि बड़े मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, और परटर्बेशन मतलब उनका डी अरेंजमेंट, यानी कि दोबारा से मैक्रोमोलिक्यूल का जो डी अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट है, उसे हम क्या बोलेंगे, मैक्रोमोलिकुलर परटर्बेशन थ्योरी। अब देखो ये थ्योरी किसके द्वारा प्रपोज की थी, बेली के द्वारा, वो भी 1964 में, और उन्होंने ये क्या है, सिमिलर है इंड्यूस फिट थ्योरी के जैसे ही, ठीक है। तो जो बेल्यू थे उन्होंने क्या सजेस्ट किया, दैट व्हेन जब ड्रग इंटरेक्ट करता है रिसेप्टर से, तो 2 तरह के क्या हो सकते हैं, परटर्बेशन हो सकते हैं, यानी कि 2 तरह के अरेंजमेंट हो सकते हैं इन द ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जब ड्रग क्या इंटरेक्ट करता है रिसेप्टर से, तो क्या बनाएगा,
ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो दो तरह के आपके पेट्रबेशन यानी कि अरेंजमेंट हो सकते हैं ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स में। कौन कौन से हो सकते हैं? एक नंबर वन है आपका इन केस ऑफ एन एगोनिस्ट। एगोनिस्ट के केस में क्या हो सकता है? जो आपकी स्पेसिफिक कन्फर्मेशनल है पेट्रबेशन, स्पेसिफिक कन्फर्मेशनल पेट्रबेशन और स्पेसिफिक ऑर्डरिंग भी बोलते हैं जिसे, वो होगी विच मेक्स इजी द एड्जॉर्प्शन ऑफ मॉलिक्यूल रिलेटेड टू द सबस्ट्रेट। क्या होगा जब एगोनिस्ट के केस में बात करें हम, सिर्फ एगोनिस्ट के केस में क्या होगा, आपकी जो स्पेसिफिक कन्फर्मेशनल पेट्रबेशन है या स्पेसिफिक ऑर्डरिंग है, यानी कि स्पेसिफिक कन्फर्मेशनल अरेंजमेंट या स्पेसिफिक ऑर्डरिंग यानी कि ऑर्डर में आना, वो होगा। और जो क्या बनाएगा, आसान बनाएगा एड्जॉर्प्शन को ऑफ द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के एड्जॉर्प्शन का आसान बनाएगा रिलेटेड टू द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट से रिलेटेड जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं यानी कि सबस्ट्रेट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके एड्जॉर्प्शन को आसान बनाएगा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा, इन द एगोनिस्ट, इन द ऑन द कॉन्ट्री इन द एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट के केस में क्या होगा, नॉन स्पेसिफिक कन्फर्मेशनल पेट्रबेशन और नॉन स्पेसिफिक डिस्टॉर्डरिंग क्या होगी, वो होगी। ठीक है, एगोनिस्ट के केस में तो क्या होगी, स्पेसिफिक कन्फर्मेशनल पेट्रबेशन या स्पेसिफिक ऑर्डरिंग होगी जो कि क्या बनाएगा, सबस्ट्रेट की मॉलिक्यूल को इजीली एब्जॉर्प्शन कराएगा। और दूसरी तरफ एंटागोनिस्ट के केस में क्या होगी, नॉन स्पेसिफिक कन्फर्मेशनल या पेट्रबेशन होगी या नॉन स्पेसिफिक डिसऑर्डरिंग होगी जो क्या करेगा, विच में हेल्प्स टू अकोमोडेट अदर्स क्लासेस ऑफ एक्सटर्नियस मॉलिक्यूल्स। जो बाहर के मॉलिक्यूल्स है, जो दूसरे मॉलिक्यूल्स आएंगे, दूसरी तरह के जो मॉलिक्यूल्स आएंगे उसको क्या करेगा, अकोमोडेट करेगा। ठीक है, अब देखते हैं, इफ द ड्रग हैव बोथ कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर कोई ड्रग है वो ये दोनों क्या रखता है, अगर ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स, ये दोनों जो आपके दो तरह की पेट्रबेशन है, इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करेगा, तो हम क्या बोलेंगे, अ मिक्सचर ऑफ टू कॉम्प्लेक्सेस विल बी फॉर्म। तो वहाँ पे क्या बनेगा, एक मिक्सचर बनेगा दो कॉम्प्लेक्सेस का, एंड विल हैव द पार्शियल स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑफ द ड्रग। अगर ड्रग है कोई, वो क्या करेगा, दोनों तरह की ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं दोनों, इनको फॉलो करेगा। ए मिक्सचर ऑफ टू कॉम्प्लेक्सेस विल बी फॉर्म, तो क्या होगा वहाँ पे दो कॉम्प्लेक्सेस का मिक्सचर बनेगा और क्या होगा, एंड हैव द पार्शियल स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑफ द ड्रग। और क्या होगा वहाँ पे, ड्रग का पार्शियल क्या होगा, एक्शन डेवलप हो जाएगा या प्रोड्यूस्ड हो जाएगा। तो ये थी आपकी मैक्रोमोलिकुलर पेट्रबेशन थ्योरी, यानी कि इंड्यूस्ड फिट थ्योरी की तरह ही है। थोड़ा सा मॉलिक्यूल्स में क्या हो रहा है, अरेंजमेंट हो रहा है, अरेंजमेंट होके क्या हो रहा है, उसको एक्शन कर रहा है, अपना ड्रग एक्शन कर रहा है। ठीक है, तो ये थी मैक्रोमोलिकुलर पेट्रबेशन थ्योरी और ये था आपका ड्रग एक्शन रिसेप्टर थ्योरी, जिसमें हमने ड्रग एक्शन रिसेप्टर थ्योरी में हमने रिसेप्टर के बारे में पढ़ा, फिर टाइप ड्रग भी देखे थे हमने, कितने तरह के ड्रग हो सकते हैं। उसके बाद हमने ये 6 अपनी थ्योरीज पढ़ी हैं इसमें। ठीक है, छोटी छोटी थ्योरीज हैं, ज़्यादा बड़ी थ्योरीज नहीं है, आपको लर्न हो जाएंगे, एक बार में लर्न करिएगा। ठीक है, तो एक बार नोट डाउन कर लीजिए। और आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।